वेट 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 वेट, मान लो कोई ऐसे कोई भी दो लाइंस है, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। आप किसी भी प्लेन पे, आप जस्ट कॉपी पे प्लेन पे लिख रहे हो ना, उसमें दो एक्सिस हैं, एक लेफ्ट टू राइट चलती है, एक डाउन टू अप जाती है, ठीक है, तो दो एक्सिस उस पे दिख रही है, तो वो कितना हो गया। अगर किसी के पास बुक है ना, और बुक बहुत मोटी सी है, तो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर दो एक्सिस नहीं बल्कि तीन एक्सिस है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ऐसे बुक में तो ऐसे ऐसे बुक बना होगा, सर वो एक तो जेड एक्सिस भी इंक्लूड हो एक जाएगी। एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक ये वाली एक्सिस जो मोटाई है इसकी ना, वो जेड एक्सिस पे काउंट होती है। तो ये तीन एक्सिस को 3D बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात, हाँ बोलो बेटा। सर इसको नोट करना सर, कल आपने नोट करने के लिए मना किया था। अरे करना है तो कर लो यार, वैसे नोट्स तो कल भेजी, उसमें नोट है, नोटेड है ऑलरेडी। सर बुक में पूरा है सर। हाँ लेकिन नोट करना है तो नोट कर लो यार, मैं क्या बोलूं। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब मान लो एक्स एक्सिस पे चार पांच वैल्यूज दी हुई हैं, एक दो तीन, मान लो चार पांच डॉटेड है, और 1 2 3 4 5, ठीक है। और मान लो वाई एक्सिस पे पी या कुछ भी है, मान लो ये पी, हाँ चलो पी है, क्यू है, आर है, यस है, ठीक है। तो ये मान लो पी की वायरस के टर्म में दिया हुआ है। अभी मान लो अगर टाइम को मैं इस एक्सिस पे लूं और मैं बोलूं कि चलो, आपने वेलोसिटी और टाइम तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट। ये सब दिखरा पड़ा है। चलो यस सर। फिर VT सर टाइम कल में ही तो पढ़ा आपको है सर। पढ़ा है चलो कल। मान लो एक्सेलरेशन का ग्राफ आप पढ़ रहे हो, और यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, या 4 मीटर पर सेकंड है, या 6 है, या 8 मीटर पर सेकंड है। और उस टाइम में मान लो आपको दिखाया जा रहा है कि ये टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये सेकंड में अगर टाइम है इधर, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 6 सेकंड है। अब आपसे कोई पूछे कि 4th सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, 5-6 पॉइंट अगर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको मैं इस पॉइंट पे पी क्यू आर एस पे टाइम और वेलोसिटी बतानी है, मान लो, ठीक है। उस पे टाइम क्या है और वेलोसिटी क्या है, पी क्यू आर है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोल रहा बेटा, टेंशन मत होना, क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी का एक फंक्शन होता है। तो बस मैं नॉर्मल वेलोसिटी बोल रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आर की जगह पे, आर में कितनी, आर जो पार्टिकल है इसके पास कितनी वेलोसिटी है और कितना टाइम हो चुका है इस वक्त, तो आप सीधे डायरेक्टली नीचे की तरफ5 सेकंड एक ड्रॉ करोगे लाइन, सॉरी अबाउट दैट, और ये लाइन लेफ्ट साइड में भी ड्रॉ करोगे, यहाँ भी जैसे भी लाइन आपकी ड्रॉ होगी, 7 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे कि 7 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। आर के लिए, आर के लिए v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड है। और अगर आर के लिए हम कैलकुलेट करें कि टाइम कितना हुआ है, तो 5 सेकंड बीत चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। आर के लिए अभी अगर यस के लिए कैलकुलेट करना है तो सीधे यहाँ पर डाउनवर्ड डालो, और यहाँ टाइम पर 6 सेकंड, टाइम 6 सेकंड और वेलोसिटी 4 मीटर पर वेलोसिटी 4 सेकंड। मीटर पर सेकंड और टाइम इक्वल टू 6 सेकंड, ऐसा होगा बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, टेंशन मतलब वो सर का काम है। मैं बताना चाहता था केवल ग्राफ कैसे देखते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ तो ऐसे देखते हैं। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और कल जो मैं आपको नोट्स भेजी है शायद उसमें भी उस बच्चे ने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो मैंने देखा था लास्ट में शायद उसमें ड्रॉ था ऑलरेडी। तो अभी पर नोट्स में देखना, नोट्स आपके ग्रुप में मिल गई ना आपको? यस सर। तो सर, अरे यार क्या बात कर रहे हो? सर नोट्स में आ गए ना? सर आ गई सर। यस सर आ गए, कुछ आ गए। नोट्स में, और आपका सिलेबस भी शायद मिल जाएगा, सब दे देंगे। तो आपका जो ये सर मेरे पास नहीं आए। अब नहीं पता यार मुझे आपके पास क्यों नहीं आया, क्योंकि सबके पास गए हैं यार। सर आ गए। सर आपने ग्रुप पर भेज दिए थे सर। हाँ सर उसने ऑलरेडी चेक ग्रुप पे तो गए, वो आपने 10:30 पर भेजे थे सर, उसमें वो है ऑलरेडी सब कुछ है यार उधर। देख लेना पेपर 1 के बाद जो भी है सब कुछ उसमें दिखाया गया था, अगर आपने देखा हुआ चलो होगा। कुछ नोट्स आपने टेस्ट के पहले भेजे थे जो आपने पहले पढ़ाया था। हाँ वो तो ऑलरेडी भेज ही चुका हूँ, उसको भी भेजूंगा फिर से। नो सर वो मैं बता रहा हूँ, आपने भेज दिए थे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ, अभी जैसे वेलोसिटी का ग्राफ दिखाया वैसे ही टेम्परेचर टाइम ग्राफ को कंसीडर करना।
कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको प्रोसेस समझ में आया है, और बहुत बार पूछा जाता है टेम्परेचर टाइम ग्राफ। सर टेम्परेचर टाइम ग्राफ में वेलोसिटी की जगह टाइम लिया जाता है, ओ सॉरी टेम्परेचर लिया जाता है बस, ना? और कुछ चेंज नहीं है, बस केवल फंक्शंस चेंज है बस। बाकी एक्स वाई डायरेक्शन आपको ये भी देखना है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ सेम है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पे। ठीक है, तो ये आपका है टेम्परेचर, ऑलरेडी कल भी ड्रॉ किया था मैंने इसको। तो ये ऊपर गया है, मान लो ये टी बना हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर है टी डिग्री, और टाइम ऑफ हीटिंग है इधर, टाइम ऑफ हीटिंग है। आपकी अभी इससे पहले कौन सी क्लास थी? कोडिंग। कोडिंग की क्लास। पाइथन चल रहा है, पाइथन चल रहा है, यस सर। यस यस सर। आता है ना पाइथन? यस सर आता है सर। यस सर आता है। कोडिंग अभी नहीं करवा रहे सर। लिस्ट सर, वगैरह सब सर कैलकुलेट वो करने अभी लग गया है। बेसिक्स है। आज लिस्ट ही पढ़ाया था। यस सर। यस सर आज लिस्ट ही पढ़ाया था। सर वो अभी तो बेसिक्स है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं बहुत अभी। मजा आएगा, लिस्ट वगैरह पढ़ोगे अच्छे से तो। यस सर। यस सर अच्छी। सर आज लिस्ट ही पढ़ाया। ओके अभी तो डिक्शनरी भी आएगी। ओके ओके। सर ये ग्राफ लैटेंट हीट को भी रिप्रेजेंट करता है ना सर? यस बेटा, आई विल टेल यू एवरीथिंग यार, टेंशन मत लो। जस्ट म्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट वेट। अच्छा, अगर कहीं पे किसी रिएक्शन के बीच में ये साइन बना हुआ हो, ये साइन, तो इसको समझ जाना कि इक्विलिब्रियम साइन है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब भी बता देता हूं, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन कैन गो इन बोथ साइड, रिएक्शन कैन इन बोथ साइड, दोनों ही तरफ रिएक्शन चल सकती है। अब जैसे Na+Cl था, Na+Cl, इसको इसमें मत लिखना, आप अलग से लिख लेना इसको, NaCl। तो यहाँ पर साइन केवल एक ही तरफ है, मतलब NaCl से Na+Cl की तरफ बहुत कम ही जाती है रिएक्शन, जब ब्रेक करते हैं तभी जाती है, नहीं तो ज्यादातर Na+ और Cl मिलकर के NaCl बनाते हैं, तो इसलिए रिएक्शन में एक ही एरो दिखाया जाता है। लेकिन जब दोनों तरफ एरो दिखाया जाए ना, आधा आधा करके, तो समझ जाना कि वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में होने वाली चीजें जो होती हैं उनमें रिएक्शन दोनों तरफ चल पाती है। ठीक है, अब जैसे लिक्विड से गैस भी बन सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है इसी टेम्परेचर पे, इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ साइन है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, तो दोनों तरफ साइन है। अच्छा, हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर था, अब 0 डिग्री टेम्परेचर से क्या किया, क्या कोई आपको समझ पा रहा है? अगर कोई बच्चा बता सकता है। यस जी सर, जी सर आगे सर आ रहा है समझ समझ में सर। यस में, जी सर आगे समझ में। तो ये पहले सॉलिड स्टेट में यस सर, जैसे कि 0 डिग्री क्या वो 0 डिग्री पे वो वेट एंड स्टॉप। सर इट इज क्लियर। ओके बेटा, मैंने बताया कि कोई अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मान लो कोई वाटर ही है, तो वो क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लेगा। मान लो टाइम यहाँ पर t = T1 है, ठीक है, t = T1 मिनट है, T1 मिनट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब T1 मिनट तक ये क्या हुआ, इसको हम हीट करते रहे, टेम्परेचर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा था, एनर्जी हम दे रहे थे, फेज चेंज हो रहा था, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ है। ए से बी तक अगर आप देखोगे, ए से बी तक में केवल फेज चेंज हुआ है,
और फेज चेंज होने में क्या हुआ है, हीट लॉस हुआ है, सर लैटेंट हीट और टेम्परेचर क्या हुआ है, सेम रहा है। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर उतना ही है, फेज चेंज हुआ। यानी कि सर 0 डिग्री टेम्परेचर रिमेन सेम। सब्सटेंस का यहाँ पर बॉइलिंग वाई एक्सिस पे ग्राफ नहीं बढ़ा है, जब तक वाई एक्सिस पे नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर का जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ है, और लेफ्ट और एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इधर है टाइम, ये है एक्स एक्सिस आपका, और ये है वाई एक्सिस आपका, और वाई एक्सिस की तरफ टेम्परेचर है। जब तक टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक टी की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगी, एज इट इज रिमेन रहेगी। आप अगर इस लाइन में अगर ऐसे कुछ ड्रॉ करते हो तो यहाँ का मतलब है कि टेम्परेचर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक सेम रहा है। अगर यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो ए से बी, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हो, ये ड्रॉ करते हो, मतलब पी से क्यू, इसका मतलब होता है अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 मिनट है तो इसका मतलब है कि P से Q तक टेम्परेचर राइज कर गया 5 मिनट, मतलब इंस्टेंटली राइज किया है। जैसे t इज इक्वल टू 5 मिनट पे ये रिएक्शन पहुंची है, जैसे t इज इक्वल टू 5 मिनट पे ये प्रोसेस पहुंचा है, P से Q तक टेम्परेचर राइज कर चुका है, लेकिन टाइम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, टाइम एज इट इज रह गया है, और बस केवल टेम्परेचर राइज करता है, मतलब एकाएक से शार्प इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, इसका मतलब ये होगा। और यहाँ पर दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। उसके बाद B से C की तरफ जब चलते हैं तो B से C की तरफ अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर, अब देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, ये देखो पहले, जब B से C की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये y इक्वल टू mx का बिल्कुल ग्राफ होता है, अगर आप आगे चल के पढ़ोगे तो y इक्वल टू mx होता है, मतलब कि वैसे तो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब ऐसा ग्राफ कुछ बन के आता है तो इसका मतलब होता है कि इसके बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ रहा है, मतलब यक्स वाई के बढ़ने पढ़ा दिया फिजिक्स वाले सर ने। ओके, मतलब यक्स के साथ यक्स बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है तो, ठीक है, और ग्राफ कुछ सीधा सीधा बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से सी के बीच में ऐसा ही ग्राफ बन रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम मान लो यहाँ पर T1 है और यहाँ पर टाइम है T2, मतलब T इक्वल टू T1 से T इक्वल टू T2 तक टाइम जा रहा है, तो T इक्वल टू T1 से T इक्वल टू T2 तक टाइम जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर कहां से गया है, B से C की तरफ बढ़ रहा है, मतलब B पॉइंट पे मान लो टेम्परेचर है, B पॉइंट पे टेम्परेचर 0 है, तो B से C की तरफ गया है ना टेम्परेचर, तो B पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और C पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको दिख रहा होगा। C के पास टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, C के अगर आपको C का टेम्परेचर देखना तो यहाँ पर आप डॉट लगाओ और सीधे इस वाले एक्सिस की तरफ बढ़ते जाओगे, देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो B से C तक जब पहुंचे हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू तो 0 से 100 तक राइज कर गई है, और टाइम भी T1 से T2 तक राइज किया है, तो इसका मतलब यहां तक जो भी फंक्शन चल रहा है बहुत आइडियल चल रहा है, आप जो भी एक्सटर्नली करना चाहते हैं वो हो रहा है। हमने यहाँ पर B पे पहुंचने के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया ना, टेम्परेचर बढ़ना भी स्टार्ट हुआ है और टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज भी कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंगली चीजें चल रही है। लेकिन जैसे ही हम C पे पहुंचे, ये बन चुका है एकदम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। अब ये बोलेगा भैया अब हम पे थोड़ा सा फेज चेंज के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और अभी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर भी मैं ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, तो C से D की तरफ अब ये बढ़ने लग जाएगा। तो क्या होगा, भले ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, रेज करते जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर के साथ हम केवल एनर्जी देंगे, एनर्जी तो रेज करती जाएगी, लेकिन एनर्जी रेज करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक C से D में पहुंचेगा एक फेज चेंज होगा, और वो फेज चेंज लिक्विड से गैस में यानी कि वाटर से वेपर में होगा। तो अगर हम बात करें C से D के लिए, अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर केवल और केवल फेज चेंज होगा। अगर नहीं समझ में बताना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर होगा फेज चेंज और टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा, और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी सेम होगा, और यहाँ पर टाइम जो होगा इंक्रीज कर रहा होगा। टाइम मान लो T2 है और यहाँ पर T3 है, टाइम इक्वल टू T3 है, T3 मिनट, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम T2 टू T3 मिनट। तो टाइम इंक्रीज कर गया है, फेज चेंज हो गया है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू एज इट इज सेम रही है। अब जैसे ही ये वैल्यू डी, जैसे ही ये टेम्परेचर और ये फेज चेंज जैसे ही कंप्लीट होगी और ये टाइम भी D पर पहुंच चुके हैं,
अब ये बोलेगा अब हमारा अगर टेम्परेचर रेज करोगे तो अब हम सीधे वेपर में कन्वर्ट होने वाले हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर को रेज करोगे इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और D से E तक के बीच में फिर से y = mx का ग्राफ मिलेगा आपको। D से E तक के बीच y = mx का ग्राफ एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि उसमें स्लोप भी आता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हो y = mx के ग्राफ से कि D से E तक अगर आप जाओगे तो वहां पर जो ग्राफ होगा वो ऐसा ही बनेगा। सर वो D से- स्लोप वगैरह जानते हैं वो सर मतलब बताया था फिजिक्स वाले सर ने स्लोप और एरिया। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मेरे को लगा कि शायद नहीं पता क्योंकि स्लोप वगैरह 10th क्लास में आता है शायद, तो मेरे को नहीं पता। सर temperature- टॉपिक sir- चल रहा है। ओके बेटा सर टेम्परेचर सेम A to B और C to D रहेगा ना? एक मिनट बताते हैं बेटा, एक मिनट सर, देख लूं मैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ A to B तक बेटा जब स्ट्रेट लाइन है, यहां से समझो ना, यहां मैंने दो चीजें बताई, एक जब A से B जाएगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा, और जब P से Q रहेगा तो केवल टेम्परेचर रेज कर रहा होगा, टाइम सेम रहेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। अब इसके ऊपर सोचो, ये एक्स एक्सिस पे आप बढ़ नहीं पाए हैं, बस आप ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब P से Q सर तक उसी टाइम पे वो जो टेम्परेचर है वो एकदम से राइज करता है। हाँ उसी टाइम पे टेम्परेचर बिल्कुल से एकदम P से Q तक राइज कर गया है, लेकिन टाइम T = 5 मिनट ही रह गया है उस वक्त। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। पर अगर आप टेम्परेचर वाले में भी समझ रहे हो A से B और C से D में, तो A से B तक जाने में जो भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी टाइम में वो T = 0 से T = T1 मिनट तक पहुंच चुका है। और जब ये वैल्यू C पे पहुंच जाती है, जब ये C तक पहुंच गया है तो C से D तक पहुंचने में T2 से T3 टाइम लगा है, मतलब T3 से T2 को अगर माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना टाइम लगा हुआ है, लेकिन उतनी देर में जो ये टेम्परेचर है वो राइज नहीं किया है, केवल टेम्परेचर क्या करा है, केवल टेम्परेचर जो भी एक्सटर्नली ऐड हुआ है वो केवल फेज चेंज में ऐड हुआ है, और हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी हुई है। तो बस हमारे पास दो ग्राफ मिल चुके हैं, और जैसे ही D पर पहुंचता है अब D बोलेगा D से E तक हम बढ़ सकते हैं, और अब अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या किसी को कोई दिक्कत रही है? सर नो सर। जल्दी फिर से बता दीजिए। क्या बेटा? B to C बता दीजिए। C से D। C से D, C से D। यस सर। फिर समझा क्या अगर C से D नहीं आया बेटा? इतनी देर से वही तो कह रहा हूँ कि टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री ही रहा, और C पर भी 100 डिग्री। अगर आप मैं इसको एक्सटर्नली दिखाऊं ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है ये मान लो C है, तो C पे सॉरी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इसके सामने ही ठीक C है, तो C से D तक जब गया है तो टेम्परेचर एज इट इज रहा है, केवल टाइम टाइम जो है T2 से T3 तक पहुंच गया है। टाइम कुछ भी मान सकते हो यार, मतलब टाइम जो है T1 मान लो, T2 मान लो, T3 मान लो, क्योंकि टाइम को T से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने T मान लिया है। तो T2 से T3 तक टाइम तो गया है, लेकिन जो टेम्परेचर की वैल्यू रही है वो एज इट इज C पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रही है और D पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रही है। यही तो बेटा मैं कल से परसों से रोज बताता हूँ। हाँ बोलो। Sir, it directly means that the temperature is not increasing, but the time is. यस यस हाँ बेटा, क्या क्या बोले थे? कोई और कौन क्या बोला था? सर 100 डिग्री पे है तो वो वेपर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर वही रहा है। बेटा वो तो अभी latent- फेज चेंज होना स्टार्ट हुई है, लिक्विड से गैस में जाना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, लिक्विड से गैस का मतलब ये होता है कि ये वेपर में जा रहा है, वाटर से वेपर में, और जब ये डी पे पहुंचा ना तो वेपर में पहुंच चुका है। अभी इसको अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये तुरंत इंक्रीज करने लग जाएगा फिर टेम्परेचर को। अब जैसे वेपर बन जाएगा, अगर आप फिर से टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो फिर से अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके पहले तक जब तक T2 से T3 के बीच में रहेगा केवल ये अपने फेज चेंज को कन्वर्ट करेगा। केवल एनर्जी जो भी जाएगी वो केवल फेज चेंज में जाएगी, टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ाते चले जाओ। कोई दिक्कत? सर एक बार B to C बता दीजिए। Sir, your voice is not coming. नहीं बोल रहा हूं यार। ये है B, ये है C। B पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि यहाँ पर 0 ही है इस वाली लाइन में। मैंने बोला है यार इस वाली लाइन में अगर आप देखोगे, इसी वाली लाइन के अंदर आप रह जा रहे हो तो उतना ही तो होगा। अगर ऊपर देखो, अगर यहाँ पर देखना पड़ेगा तो इस वाली लाइन के सीधे परपेंडिकुलर टॉक, इसलिए पहले ग्राफ बताया तब बताया इसको यार, ग्राफ ही समझ में नहीं आ रहा है।
सर ने बोला बता रहे हो, सर ने ऑलरेडी बता दिया है ग्राफ, फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि केवल आप परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ करो। अब बी है ना, तो यहाँ से बस लाइन मिलाओ ना, यहाँ पर मिलाओगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर यहाँ पर है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है, और ऊपर यहाँ पर अगर देखना है तो यहाँ पर भी आप मिला सकते हो इसको, और जब मिलाओगे तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसका मतलब सी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा बी से सी तक जब हम गए हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हुआ है। बस केवल टेम्परेचर चेंज होता गया है जैसे जैसे टाइम बढ़ा, यहाँ पर टाइम भी बढ़ा है, T = T2 है, यहाँ पर T = T3 है, तो टाइम बढ़ा है और टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो दोनों चीजें हो रही है यहाँ पर। तो T2 से T3 में गए हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ा है और टाइम भी बढ़ा है। क्या कोई दिक्कत है? और सर कांस्टेंट राइज की वजह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया है। हाँ राइस अरे वो तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन वगैरह तो ठीक है, बट आपको ये तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट कि हो क्या रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो उसको स्लोप पे कैसे दिखाएंगे, कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑलरेडी वो कांस्टेंट ही आएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो, क्योंकि हर पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर चाहो तो एवरेज निकाल सकते हो आगे वाले पॉइंट पे जाकर के। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं रही यार किसी को? नो सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। लिखो बेटा, लिखो फिर मैं बोल दूं लिख लोगे? सर 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 जो आपने बताया वो तो क्या क्या बोल रहे हो? लिख लोगे या लिखा दो इसको? सर लिख लेंगे। कर लो, रिपीट कर दीजिए। अब बोल दो आप। क्या रिपीट करते हैं? नो सर आप डेट कर लीजिए, हम लिख लेंगे। सर वो डिक्टेट करने सर ही आप चाहिए। ब्लैक वाला दिखा दो जो आपने ब्लैक पेन से लिखा। सर नीचे ग्राफ सर आपसे इसको डिक्टेट कर लीजिए सर, ठीक है, सर, आप डेफिनेशन आ जाएगी। लिखो यार, लिखो भैया लिखो, मैं नहीं छोड़ सकता बिकॉज चीजें ऐसे एडिटेड छूट जाएंगी। चलो लिखो। तो एक बार रुको, पॉइंट देखिए, सिमिलर पॉइंट बनाए ना मैंने। सर इस फेस चेंज को सर अपन लोग लैटेंट हीट भी कहते हैं ना? बेटा फेज चेंज में जो लॉस होता है एनर्जी को, उसको लैटेंट हीट कहते हैं। फेज चेंज यार एक प्रोसेस है, लैटेंट हीट एक एनर्जी का लॉस है, कैसे सेम हो जाएगा? लिखो, देखो मैं बोल रहा हूं। In the given graph, there are two functions. First, temperature at y-axis. Secondly, time in minute at x-axis. When we started observing from A to B, we can see point number 1. A से B, when we are from A to B, then only time in minute
is increasing and temperature remains constant. सर आपने when we started observing के बाद क्या लिखा है? Started observing from A to D, we can see that first पहला point देखो A से B के we can when we are moving from A to B, then only time in minute is increasing and temperature remains constant. नो सर, सर ए टू बी के ऊपर वाला सो जो लिखा है व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्व, सर वो अरे बता तो दिया यार, from A to D we can see that, यही वाला तो बोल रहे हो, started observing from A to D. Yes sir. वही तो बोल रहा हूँ यार, पहले बोला वही, उसके बाद मैंने नीचे स्टार्ट किया, फिर से भूल गया. When we are moving from A to B, then only time in minute. बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ प्लीज यार, मेरे को लिखने दो, उसके बाद बात करते हैं. When we are moving from A to B, then only time in minute is increasing and the temperature remains constant. Temperature remains constant, but we are giving, yeah, we are rising temperature externally so it is obvious that loss of heat, it is obvious that there is some loss of heat and responsible for so much. Here solid is converting to liquid, so this loss of heat will be called as latent heat of fusion. सेकंड, ये तो ए से बी तक का हो गया, अब हम बी से सी तक की बात करते हैं. बी से सी, T1 से T2 टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड temperature. When
यस। अरे यार आवाज बोल नहीं रहा तो कहां से आएगी यार, फोन करने लग जाते हो यार। बेटा लिख लो फिर बोल लूंगा यार, बस लिख लेने दो। ठीक है। दिखा दूंगा बेटा, जिसको जिसका छूटेगा दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो जहां से लिखना है बोलो। बोलो। हेलो। सर सर B2C के वाले में। B2C वाले में सर, ठीक है। या फिर यहीं पर, तो आप यहाँ पे फिर एक बार फिर रोक दीजिए। हाँ बिल्कुल सर बेटा, एक एक दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, सारा दिखा दूंगा। C2D। हाँ हाँ सारा दिखा दूंगा, एक पहले B2C वाला लिख लो। देखो एक मिनट से पानी पी के। यस सर, आप धीरे धीरे डन मतलब सर डन। दिखा देना, फिर आप लास्ट वाला भी दिखा देना। यस सर, लास्ट वाला वाला दिखा देना सर, वो अब थोड़ा सा नहीं है। सर लास्ट वाला। सर C2D। हो गया B2C बेटा? A to E। सर प्लीज सर एक और D to E। A to B। सर D to E। सर D2E। वेट करो वेट करो, A to B सबका हो गया है? यस सर। सर B2C आप एक और दिखा दीजिए सर प्लीज। यार वही तो खोल के बैठा था यार। चलो मैं बोल देता हूँ। टेक स्क्रीनशॉट ना सर, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। वैसे सही बताऊं तो मुझे ग्राफ बताना चाहिए था, लैंग्वेज खुद से तो मैं लिखनी चाहिए थी, लेकिन अब आधे बच्चे कहते हैं कि बताया नहीं है, फिर कल को क्वेश्चन आया था तो फिर और दिक्कत होती। और आएगा जरूर क्वेश्चन इससे पेपर में, और पेपर भी है आपका अगले संडे को। सर आप D to E। पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के? 15 ही होंगे बेटा। सर वो क्वेश्चन पिछली बार की तरह होंगे। आई विल ट्राई। सर बस एक मिनट के लिए और पूरा दिखाते हो मैथ चैप्टर आएगा। आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा आज शाम तक,
क्वेश्चन आपको दे दूंगा, एक डीपी दे दूंगा, वैसे क्वेश्चन नहीं वो आएंगे। B2C की लास्ट लाइन दिखा दीजिए फिर प्लीज। सर मुझे थोड़ा भी सा लास्ट नीचे कर लाइन दीजिए। दिखा दीजिए। D2E यार स्क्रीनशॉट ले लो यार, अगर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देख लो। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड नो फेज चेंज फ्रॉम B to C। सर ये तो कंक्लूजन है, ये तो खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं। सर D2E तो इसमें सर वो इसमें बीच में C2D हो गया सबका? सर Yes, D2 sir. yes sir यस सर wait a D2 second टेम्परेचर टाइम ग्राफ हमेशा याद रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, मैं इतने दिन से बताता आ रहा हूँ लेटेंट हीट वगैरह, तो आई होप कि ये चीजें आ रही होंगी पहले से भी। yes सर वो ग्राफ कल की क्लास में पढ़ा था और सर उससे पहले भी ग्राफ ही पढ़ा था सर फिजिक्स में, इसलिए इजीली और अच्छे से बना गया। हो गया? yes यस सर। अच्छा, सर लास्ट लाइन इज लेफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो, लास्ट लाइन लिखो। आप में से कोई सीरीज देखता है या नहीं? सर क्या? वेब सीरीज? हाँ सर एस्पिरेंट्स। सर फैमिली मैन किसी ने देखी? यस सर, दोनों सी। सारी देखी फैमिली मैन? देखी। यस सर। फैमिली मैन सर 2 अच्छी है या फैमिली मैन 1? सर 1। मैंने फैमिली मैन देखी है सर। 1 तो बहुत हमेशा अच्छी अच्छी होती है। सर मेरे चलो। पापा भी एनआईए में है ना सर, तो हमको अच्छी लगती है। वाओ, हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। सर आपने मिर्जापुर देखी है? क्या? हाँ मैंने सारी देखी है यार, फैमिली मैन 2। सर आपने कोटा फैक्ट्री देखी? अरे बहुत पहले देखी थी, वो तो पहले ही देखी थी जब आई थी। सर मिर्जापुर? मिर्जापुर मेरा घर मिर्जापुर के बगल में है, पता है? सर इमेच्योर देखिए। सर वो 18+ है मिर्जापुर। अरे मेरा घर इलाहाबाद में है यार, मिर्जापुर के बगल है, 50 किलोमीटर भी नहीं है, तो मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? यस सर। चलो ठीक है। मनी हीस्ट देखी किसी ने? यस सर। हाँ सर। बड़े प्रोग्रेस में हो यार। कौन सी? चलो, मनी हीस्ट, मनी हीस्ट। यस सर देखिए। ओके बेटा, सर आगे बात नहीं करते देखी हैं। सर, वो 18+। सर टोक्यो टोक्यो वाली देख ली? मैंने सब पूरी देखी है। सर मैं तो अनीमे देखता हूँ। क्या? मैं तो सिर्फ अनीमे देखता सर आपने डार्क में। देखी? डार्क वगैरह सब देखी है यार, पूरा नेटफ्लिक्स में देख लिया है। सर वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आपने एनीमे देखा है? एनिमे भी देखी है। सर कौन सी? सर डेथ नोट देखा है? जहां तक मुझे मिलता है नेटफ्लिक्स से, जब भी कॉलेज का टाइम इन्हीं सब चीजों में बीत गया है यार। हूँ। नेटफ्लिक्स सर नारुतो नहीं देखा? चैप्टर कंटिन्यू नार्कोस? सर नारुतो? नारुतो। नहीं, जोकर देखी? सर डेथ नोट? डेथ नोट देखिए। सर फिर टोक्यो। बात करते हैं, सर को पढ़ाने दो। बात करते हैं, मैं बात करते हैं किसी दिन, बात करते हैं, छोड़ो। अभी सर को पढ़ाने दो। डायरेक्ट इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कैसे करते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे करते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे करते हैं, सॉलिड को गैस में कैसे करते हैं। तो अपन सारी बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सब कुछ बता दिया है यार, कुछ बचा नहीं है, आपको सारी चीजें धीरे धीरे मैंने डिस्कस करनी है। सर ये सब्लिमेशन है। हाँ सब कुछ बताया है धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। दिस इज सॉलिड, लिक्विड, अरे हार्डवेयर बनाने का माइक खुला से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड का क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड से गैस का
बॉइलिंग। वेपराइजेशन। बेटा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा तो तैयार रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, एक बार देख लेना। इसके बाद सॉलिड से, लेकिन ऐसा है कि जो भी आएगा सब्लिमेशन। ओके सर वो गैस से सॉलिड अपन वो भी कह सकते हैं कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन। लिक्विड से गैस हो जाती है। डीसब्लिमेशन। देखो दोनों ही, एक को डीसब्लिमेशन एक को सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बुक में ये दोनों ही सब्लिमेशन लिखा हुआ होता है। सर गैस से सॉलिड डिपोजिशन होता है। हाँ नहीं, डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं उसको और डिपोजिशन भी बोलते हैं, लेकिन उस ज्यादातर केसेस में ना वो सब्लिमेशन ही दोनों ही लिखा हुआ होता है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करें तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। हाँ फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग। सर और गैस टू लिक्विड सर कंडेंसेशन। लिक्विफिकेशन, गैस टू लिक्विड लिक्विफिकेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन would be better. लिक्विफिकेशन। सब लिखाया हुआ है बेटा, मैंने एक एक चीज लिखाई हुई है। अच्छा सबके एग्जांपल बताना, एक एक, रुको धीरे धीरे एक एक करके बताना। सॉलिड से लिक्विड, मैं आइस फेज चेंज, एग्जांपल। बोलो बेटा। आइस टू वाटर। सर वो आइस टू वाटर का एग्जांपल है, सर वो तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम लो सबका। और कोई एग्जांपल? अरे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ गया यार। मेटल की मेल्टिंग हो, मेटल की मेल्टिंग हो, कोई सी भी चीज की मेल्टिंग हो रही हो, सब कुछ सॉलिड से लिक्विड में। सर वो तो अपन जनरली वही देखते हैं अपन, मतलब वाटर। सर वाटर टू वेपर। वाटर वेपर। वाटर टू वेपर। आगे गैस, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ड्राई आइस टू सी। सॉलिड टू गैस होता सर वो CO2 टू, सर अपन CO2 ड्राई आइस ले सकते हैं। CO2 टू सॉलिड से गैस, नेपथलीन बॉल्स। कैम्फर और नेपथलीन बॉल्स। सल्फेट नाइट्रोजन। क्या बोला बेटा? सल्फेट नाइट्रोजन क्या बोला? सर सॉलिड नाइट्रोजन बोल रहा था वो। हाँ सॉलिड नाइट्रोजन आल्सो दैट। अमोनियम क्लोराइड। ओके, बाकी तो सब हो ही जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी हो जाएगा, उसका उल्टा कर लेना। वाटर टू आइस। वाटर। सर वो लिक्विड टू सॉलिड, सर अपन वो भी कर सकते हैं ना, मतलब लिक्विड गैलियम टू सॉलिड गैलियम। ऑब्वियसली बेटा कुछ भी कर सकते हैं यार, कोई भी मेटल लिक्विड में फॉर्मेट में, उसको सॉलिड में। एक इजी एग्जांपल लिखो, याद रहे तो इसलिए मैं इजी बता रहा हूं। तो वाटर टू आइस ही सही है, याद रहे ताकि उसके हिसाब से आप बना सकते हो। और याद क्या करना है यार, क्लास 5-6 की चीज इसमें क्या याद करोगे? आपके सिलेबस में इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो क्या जरूरत थी। कल को अगर 2 बच्चों को नहीं आता ना तो दिक्कत होगी यार, कि कल वो मुझे बताया नहीं, ये पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। नो सर। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए।
एक मिनट रुको। सर लास्ट थर्ड लाइन का सेकंड वर्ड सर क्या आपने लिखा एक मिनट ऊपर सॉलिड करिएगा। टू गैस में क्या लिखा है? सॉलिड टू गैस में कैम्फर लिखा है, नैफ्थलीन लिखा है और ये सॉलिड नाइट्रोजन लिखा है। तो एक मिनट ऊपर कर दीजिएगा। अच्छा ओके। तो सर जो कैम्फर का जो होता है सर, मतलब कैम्फर सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है, सर तो इससे केमिकल ऊपर चेंज होता है ना? सर इससे कैम्फर क्या ऊपर क्या जो क्या? आपने सबसे पहली लाइन लिखी थी। सर जो कैम्फर होता है, कैम्फर मतलब सॉलिड टू गैस में चेंज होता है, तो सर वो एक केमिकल चेंज होता है ना, कि वो मतलब फिर वो वापस वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए। नहीं नहीं नहीं। तो सर बेटा क्या बोला था, किसी और ने क्या बोला था? क्या क्या लिखा पहली लाइन में? पहली लाइन दूसरी लाइन कौन बोल रहा है यार? इसमें लिक्विड सॉलिड में क्या पहली लाइन पूछ लो? सॉलिड से लिक्विड में आइस टू वाटर। सर इसमें कोई कंफ्यूजन? सर कैम्फर जब सॉलिड से गैस में होता है थोड़ा लिक्विड से छोड़ जाता है क्या? हाँ लिक्विड छोड़ता है, आप देख लेना, छोड़ेगा थोड़ा सा। कैंपस से फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो सर हम उसको अरे वो छोड़ इसलिए जाता है, लिखेंगे छोड़ नहीं। इसलिए जाता है क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर ना कहीं कहीं पे प्रॉपर टेम्परेचर को मिल नहीं पाता कुछ पार्टिकल्स को, तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में ही रह जाता है। लेकिन तो देखो कैम्फर का रूल तो ये होता है ना कि जितनी टेम्परेचर आप जलाते हो ना, जैसे मान लो आप मोमबत्ती जलाते हो, तो उतनी टेम्परेचर पे मोमबत्ती का एक प्रॉपर्टी होती है कैंडल की कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन जो आपके कैम्फर की होती है ना, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो तुरंत वो गैसेस फॉर्मेट में जाएगा उतने ही टेम्परेचर के पास। लेकिन जब उस प्रॉपर टेम्परेचर तक मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड जलाने के बाद दिया जाता है एक कैम्फर को, मान लो, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सीधे कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्मेट में। अब कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिल पाता है, या फिर वो इधर उधर आ जाता है, तो वो मेल्टिंग हो जाती है। कैंपस से फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या तो कैंपस से फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या बोलो? केमिकल चेंज सर कैंपस से कैंपस का सॉलिड टू गैस से फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है? बेटा दोनों ही कह सकते हो, फिजिकल चेंज भी होता है, फिजिकल स्टेट जाती है उसकी। सर वो तो वापस सॉलिड में बन जाता है ना, फिर कंडेंस करें। तो बेटा केमिकल चेंज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि फिर से वापस आ सकता है वो किसी चीज में। ओके। केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में भी चलती है, जिस डायरेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं ना कि वापस जा सकता है, वो वही होता है इक्विलिब्रियम, जिसमें दोनों ही तरफ से चल सकती है रिएक्शन। केमिकल चेंज हमेशा दोनों तरफ नहीं चल सकता बेटा, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। Sir, can you start specific heat? यस हो सर गया प्लीज बेटा? स्क्रॉल अप साइड। यस सर, ये तो सर सबसे ऊपर। हो गया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर हो गया। Yes, sir. अगर हम किसी भी मान लो इस बीकर में या इस जार में, गैस जार में हमने लिया है वाटर, ठीक है? अब इसका मास अगर है यम केजी, ठीक है, तो हम इसको टेम्परेचर को राइज करते हैं। मान लो टेम्परेचर इसका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लो इसको हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करना है। देखो बेटा, जो फेज चेंज में एनर्जी लगती है, किसी को गर्म करने में, किसी को फेज चेंज करने में, या किसी को कन्वर्ट कराने में, उस वाली एनर्जी को कहते हैं लैटेंट हीट, क्योंकि वो लॉस होता है। लेकिन अगर इस पर m इक्वल टू m kg के पार्टिकल को या m kg के वाटर को मान लो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसको हम अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना चाहते हैं, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस में जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। और वो स्पेसिफिक हीट इस पार्टिकुलर वाटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसीलिए हर किसी पार्टिकल की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। अब जैसे मान लो कि मिल्क होगा, मिल्क को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने के लिए कुछ डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड को कुछ डिफरेंट देनी पड़ेगी, कोई अगर ऑयल होगा उसको 25 से 80 तक देने के लिए कुछ डिफरेंट देनी पड़ेगी। तो हर किसी की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। देखो अब मान लो एक में आपका देखो इसमें आपने लिया 1 केजी ऑयल, इसमें लिया आपने, हाँ बेटा बोलो सर, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए प्लीज। यार लेकिन लिख नहीं पाऊंगा ना। जी सर, थोड़ा सा ऊपर हो।
थोड़ा सा ऊपर आओ। सर आपने स्पेसिफिक हीट का जितना बताया फिर से बता दो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। थैंक यू। बेटा देखो, मान लो आपने यहाँ पर पहला लिया, दूसरा जार लिया, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? है नो सर। नहीं सर, सर, 2 और तो क्लासेस हैं। मैथ्स की है फिफ्थ बायोलॉजी। फिजिक्स की है 10:15। 10 कितने में? 10 सर वो 11 सर 11:15 11:15। मान लो बेटा 3 अलग अलग चीजें हैं, इसमें है वाटर, इसमें है मिल्क और इसमें है ऑयल, और इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है और इसका भी 1 kg है। मान लो इसका भी टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबका 25 है। इसको भी रेस करके पहुंचाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचाना है और इसको भी पहुंचाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेटा आप देखोगे कि तीनों में डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट चीजें, डिफरेंट एनर्जी खर्च होगी। यहाँ कुछ और एनर्जी, यहाँ कुछ और एनर्जी, यहाँ कुछ और एनर्जी। होता क्यों है? क्योंकि वाटर पार्टिकल की अपनी कुछ स्पेसिफिक हीट होती है, उस स्पेसिफिसिटी की वजह से, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट की वजह से ही डिफरेंट एनर्जी तीनों में अलग अलग जाएगी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो Q आती है, Q की वैल्यू होती है यम इंटू यस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू होती है यम, जो भी किलोग्राम में होगा, यस ये इसकी स्पेसिफिक है, और ये क्या है? डेल्टा टी जो है 80 माइनस 25, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हमें करने के लिए 1 kg मास के वाटर को अगर इतना टेम्परेचर डिफरेंस देना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में, आपने क्या कहा फिर से? सबको वॉइस चली गई थी। वॉइस आ रही है सर। सर आपकी वॉइस कट हुई थी। जी सर। बेटा ये वाटर है, ये मिल्क है, ये ऑयल है। इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है, इसको भी 25 से 80 ले जाना है, इसको भी ले जाना है। तीनों को अलग अलग तरीके से 80 ले जाना है, लेकिन आप देखोगे कि तीनों में अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी है। तो अलग अलग क्वालिटी है तो इनमें एनर्जी डिफरेंट जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आप Q इज इक्वल टू 56 जूल में ये वाला वाटर अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जा रहा है तो ये भी 56 जूल में पहुंच जाएगा और ये 56 जूल में पहुंच जाएगा, क्योंकि वाटर की कुछ अलग क्वालिटी है, मिल्क की कुछ अलग है और ऑयल की कुछ अलग है। और आप जानते भी हो कि वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट, अपनी एनर्जी होती है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की, इसकी अलग होती है और इसकी अलग होती है। तो बेटा वहां तक पहुंचने के लिए जो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट। लेकिन सर इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा तो लेटेंट हीट तो कोई वर्क नहीं करेगी। बेटा लैटेंट हीट इज ऑलवेज कमिंग जब केवल फेज चेंज होगा। यस सर। या जब आप फॉर्मूला सर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने लिखा है कि? अरे मैं लिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक हीट में पढ़ाऊंगा मैं। एक और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अरे 1 kg मास को 1 kg अगर ms डेल्टा टी है, इसका मतलब है कि 1 kg मास को आपने क्या किया है 20 यहाँ पर डेल टी रखा है ना, m और s और डेल टी। यस हर किसी का अलग अलग होता है, जैसे वाटर का कुछ अलग होगा, उसको मैं कल बता दूंगा। उसके बाद बोलो क्या होता है? स्पेसिफिक कांस्टेंट। मतलब अरे यार वो केवल उसके मैटर की वजह से आता है। वाटर का कुछ अलग पार्टिकल है, मिल्क का कुछ अलग है, ऑयल का कुछ अलग है, इसलिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूले से कैलकुलेशन लिखा है क्या? आप फिर फॉर्मूला फिर कॉपी रिपीट कर देंगे प्लीज। फॉर्मूला से अरे कैलकुलेशन। यार कल बता दूंगा, केवल बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक हीट केवल टेम्परेचर चेंज करने के लिए बिना फेज चेंज किए जो एनर्जी लगती है इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए वो उस पार्टिकल की स्पेसिफिक हीट के लिए काउंट होती है। कल मैं लिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक है? कल है ना क्लास आपकी? चलो ठीक है मैं जब भी होगी फिर लिखा दूंगा। लास्ट 15 मिनट का बचा है वो है टॉपिक, उसके बाद अपन थोड़ा मॉड्यूल करेंगे। और मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बहुत 2-4 क्वेश्चन ही बचे होंगे जो नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है सारे कर लेना।
ओके सर बोर्ड ऊपर करना है आपका थोड़ा सा। पिछली क्लास में सारे। अगली क्लास में आपका प्लीज फिर से स्पेसिफिकली पे कुछ एक्सप्लेन कर देना फिर। अरे करेंगे यार, लिखवा भी देंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है। सर बोर्ड तो ऊपर कर दो। सर आप ले लो आप इसके कैलकुलेशन एग्जाम में देंगे बेटा देंगे क्यों नहीं देंगे जब पढ़ा रहे हैं तो। सर, क्योंकि एस अभी नहीं पता। तो अभी कहाँ से एग्जाम हो रहा है? अभी संडे को एग्जाम है ना, बीच में 2-3 क्लासेस हैं कि नहीं है? ये सर 2 क्लासेस हैं। तो फिर हो जाएगा आराम से। ठीक है। सर एक और एग्जाम है हमारा, क्या टेस्ट है। सर संडे को फिर से हमारा एक और टेस्ट है। संडे को है, अगले संडे को। सर कौन सा टेस्ट है? बेटा जैसे पहला टेस्ट हुआ ना वैसा ही सर बता देंगे यार। चलो ठीक है, अभी मेरी क्लास है, फिर लीव करता हूँ मैं। ठीक है सर बोर्ड ऊपर करना। एंड द मीटिंग। सर थैंक यू सर, बाय सर।